जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें आती हैं तो इन्वेस्टमेंट के पहले हम बहुत सारी एनालिसिस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम शॉर्टलिस्ट करते हैं किस सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और सेगमेंट शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर उस सेगमेंट में डिफरेंट फंड्स को देखते हैं, और वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हम बात करते हैं अपने एडवाइजर से, बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, बात करते हैं अपने फ्रेंड से, हम खुद एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के दौरान हम देखते हैं उसका XIRR, CAGR, रोलिंग रिटर्न और पता नहीं एनुअल रिटर्न, और पता नहीं कौन कौन से पैरामीटर्स देखते हैं। केवल सावधानी बरतते हैं कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट करें उसमें बेहतर रिटर्न मिले, और इसके बाद आप फाइनली फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं। यहाँ तक तो बातें काफ़ी अच्छी दिखती हैं कि हमने काफ़ी एनालिसिस की, और एनालिसिस के बाद हमने इन्वेस्टमेंट किया, और हम उम्मीद रखते हैं कि 10-15 साल के बाद जब उस पैसे को रिडीम करें तो हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बिल्कुल आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जब रिडम्पशन की बारी आती है, जब पैसे की ज़रूरत हमें होती है, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, और इम्पेशेंट होने के कारण हम जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तुरंत रिडीम कर लेते हैं। हम चर्चा करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की, कुछ उन सावधानियों की जो रिडम्पशंस के पहले आपको बरतनी चाहिए, लेनी चाहिए प्रिकॉशंस। यदि आप ये प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि एक ही या 2 दिन के अंतराल में आपको 40-50 हज़ार, 60 हज़ार या लाख रुपए का घाटा हो जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे उस प्रिकॉशंस की दैट मस्ट बी टेकन बिफोर एनी रिडम्पशन, स्पेशली इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। सबसे पहली सावधानी ये ध्यान रखें कि जब आप रिडम्पशन करने का सोच रहे हैं तो रिडम्पशन करने के पहले ये देख लें कि जो बैंक अकाउंट आपका अपडेटेड है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, या ये यूँ कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के साथ, क्या वो अकाउंट अभी आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो अकाउंट एक्टिव है। यदि वो एक्टिव है तो फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद ये इंश्योर करें कि क्या उसमें IFSC कोड अपडेटेड है। 2 चीज़ों का ध्यान रखें, जो अकाउंट अपडेटेड है उसमें वो अकाउंट आप यूज कर रहे हो, और उसमें IFSC कोड भी अपडेशन है। यदि IFSC कोड अपडेट नहीं होगा तो म्यूचुअल फंड या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट जो है आपके पैसे चेक द्वारा आपके पुराने एड्रेस पर भेज देगा, और उस पोजीशन में आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एड्रेस अपडेटेड है कि नहीं, वो एड्रेस पे आप रहते हैं या नहीं रहते हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल हमने 10 साल पहले हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, वो किसी और मकान में मैं किराए पर रहा करता था, उस टाइम उसका एड्रेस था, और जो अकाउंट अपडेटेड है वो मैं आज भी अपडेट मैंने यूज कर रहा हूं, लेकिन IFSC कोड अपडेट नहीं है तो वो चेक पुराने अकाउंट पर भेज देगा। तो ध्यान रखें, बिफोर रिडम्पशन अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट और IFSC कोड का अपडेशन करेंगे। IFSC कोड का अपडेशन यदि कर देंगे और एड्रेस का अपडेशन ना भी हो तो कोई विशेष बात नहीं, बिकॉज यदि IFSC का अपडेशन होगा तो वो पैसे आपके खाते में आएंगे, चेक इशू नहीं किया गया, उसमें एड्रेस कोई भी हो कोई विशेष फर्क। दूसरी सावधानी, कीप द टाइम कुशन। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब पैसे की जरूरत होती है, सामान्य अवस्था में पैसे की जरूरत अचानक नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि रात में हम सोए और अचानक सवेरे मॉर्निंग में जब गुड मॉर्निंग हुआ हमारा, हमें पैसे की जरूरत अचानक 10 लाख 15 लाख की जरूरत पड़ गई। ऐसा सामान्य अवस्था में नहीं होता है, अनलेस कुछ एक्सीजेंसीज, कुछ इमरजेंसी, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ ना हो। तो नॉर्मल कोर्स में जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे सामने लॉन्ग टर्म फोकस होता है। कार खरीदनी है, मकान बनानी है, बच्चों का एजुकेशन है, या कुछ और भी इस तरह के बड़े कैपिटल एप्रिसिएशन वाली बातें, और इन सब के लिए हमें पैसे की जरूरत अचानक नहीं होती। हमें मालूम है कि हमें 4 महीने या 10 साल के बाद इस साल के अक्टूबर महीने में मकान बनाना है, बच्चों का एजुकेशन ट्यूशन फी देना है जुलाई महीने में, या जो भी इस तरह की बातें हैं। सो जब भी ये टाइम आए, जब भी पैसे की जरूरत हो तो थोड़ा सा टाइम रखें। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसमें रिडम्पशन पेमेंट साइकिल होता है। मतलब जब आपका रिडम्पशन रिक्वेस्ट AMC के पास या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास पहुंचेगा, उसके T+2 मतलब जिस दिन रिक्वेस्ट पहुंचा उसके 2 वर्किंग डे मीन्स, फॉर एग्जांपल यदि आज तारीख 8 तारीख है, 9 अगस्त है, 9 अगस्त को यदि मेरा रिडम्पशन रिक्वेस्ट पहुंचा तो हमें 11 अगस्त को यानी फ्राइडे को, ये मान के चलें कि 10 अगस्त और 11 अगस्त दोनों वर्किंग डे हैं, तो 11 अगस्त को पैसे हमारे खाते में आएंगे। ये तो तब है
जबकि 9th आज का दिन भी वर्किंग डे है, कल का भी वर्किंग डे है और परसों का भी वर्किंग डे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 10 तारीख को रिडेम्पशन रिक्वेस्ट लगाया तो आपके पैसे मंडे को आएंगे। एक दिन यदि आज लगाएंगे तो फ्राइडे को आएंगे, कल लगाएंगे तो मंडे को आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन्स हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3-4 दिन में पैसे आते। जनाब, ऐसी बात नहीं है। एमएफआई और सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से 1 फरवरी 2023 से पेमेंट साइकिल T+2 डेज का हो गया। इसका मतलब जिस दिन भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जिस दिन रिडेम्पशन रिक्वेस्ट लगाएंगे, उसमें 2 दिन और 2 वर्किंग डेज और प्लस कर दें और उस दिन पैसे आपके खाते में आएंगे, प्रोवाइडेड कि आपका, जैसे मैंने पहले बताया, कि अकाउंट में IFSC कोड अपडेटेड हो। दूसरी बातें, मार्केट मूवमेंट देखना है। पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी है। कभी 400 पॉइंट ऊपर, कभी 1000 पॉइंट एक दिन नीचे चला गया था। तो हमने एक लंबे समय के लिए पैसे को लगाया था और केवल 2-4-5 दिन के लिए हम बहुत घाटा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने माना कि 1/4/2013 को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 5 लाख रुपए लगाए थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2013 को 5 लाख रुपए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में हमने पैसे लगाए थे और हमने सोचा था अभी 1 महीना पहले कि जुलाई अगस्त के आसपास हमें एक मकान बनाना है, मकान का स्टार्ट करना है। अब यदि उस पैसे को यदि हम 31 जुलाई 2023 को रिडीम करते तो उस दिन पैसे होते हमारे 67,19,316 रुपए। और यदि हम उसी पैसे को 3/8 को रिडीम करते हमें मिलते 66,65,037 रुपए। इसका मतलब केवल 3 दिन के अंतराल पे आपको घाटा हो जाता 54,279 रुपए। जनाब, 54,279 रुपए हमारे लिए तो कम नहीं है, हो सकता है आपके लिए कम हो। मैं आज के दिन में भी 2 या 3 दिन में हम 54,279 रुपए का घाटा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये ध्यान रखें कि मार्केट चूंकि वोलेटाइल है, वोलेटाइल रहता ही है, कोई आज नई बात नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि जिस दिन मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इंतजार कर लें, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ योर मनी, और उसके हिसाब से आप डिसीजन लें कि आज रिडीम करना है या आज 2 दिन और हमको इंतजार करना है। तीसरी बातें, कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। हमारे कुछ एडवाइजर्स भी कुछ कॉमन इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं, कॉमन व्यूअर्स को कंफ्यूज करते हैं। कट ऑफ टाइम सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 3 PM है। 3 PM मतलब 3 बजे तक यदि आपका रिक्वेस्ट आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट या AMC के पास पहुंच जाता है तो उस दिन का NAV मिलेगा। और जैसा मैंने पहले चर्चा की है कि T+2 मतलब यदि 3 बजे के पहले आज का रिक्वेस्ट होगा तो आज का T माना जाएगा, इसके अगले 2 वर्किंग डे में आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब ध्यान रखें, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे कुछ ऐप यूज करते हैं और वो ऐप वाले में टाइम कभी 1:30 बजे का होता है, 2 बजे का होता है, 12 बजे का होता है। और बहुत सारे हमारे एनालिस्ट का देखा हमने वीडियो, वो कहते हैं 12 बजे का टाइम है। जनाब, ऐसा टाइम कुछ नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको रिडीम करने के पहले जिस म्यूचुअल फंड में आपका रिडेम्पशन कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे देख लें कि उन्होंने, चूंकि आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं AMC को, AMC रिक्वेस्ट देता है, ये आगे बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखें कि ये वो टाइम जो है, कट ऑफ टाइम डिफरेंट AMCs का उनके वेबसाइट पर अलग अलग है। तो रिडेम्पशन करने के टाइम में ये ध्यान रखें कि जो भी रिक्वेस्ट देंगे आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये कट ऑफ टाइम के पहले देंगे तभी उस दिन का NAV मिलेगा, वरना आपको नेक्स्ट वर्किंग डे की NAV मिलेगी। आखिरी चीजें हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पैसे की नीड, जैसे हमें मकान बनाना है तो ऐसा नहीं है कि 50 लाख का खर्चा एक ही दिन में हो जाएगा। तो और हमें लगता है कि आज मुझे अच्छा रेट मिल रहा है हमारे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट किया, अच्छी NAV है। हालांकि अभी मुझे 10 लाख की ही जरूरत है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगले 1 महीने 2 महीने में 50 लाख रुपए मेरे खर्च होंगे।
इट इज बेटर, यदि आपको लगता है कि मार्केट डाउनवर्ड जा सकता है या वोलेटिलिटी है और आज के दिन में आपको लग रहा है कि इट्स ए गुड एनएवी अच्छी है, तो आप जितना रिक्वायरमेंट है पैसे के अगले 2-3-4 महीने में वो पूरा का पूरा रिडीम कर लें और उस फंड को किसी लिक्विड फंड में पार्क कर दें। और आज ही मैं चेक कर रहा था कि लिक्विड फंड का रिटर्न, एवरेज रिटर्न क्या है, तो हमने आज देखा कि एक साल का एवरेज रिटर्न इट इज अराउंड 6% to 6.5% और कहीं कहीं 7% के आसपास भी है। तो हम यदि 6% के आसपास का भी मान के चलें, फॉर एग्जांपल 50 लाख का मकान बनाना है मुझे और आज 10 लाख की जरूरत है, आज हमने 50 लाख रिडीम कर लिया, 50 लाख हमने लिक्विड फंड में डाल दिए और उसमें से 10 लाख रुपए निकाल के आज या कल 2 दिन 4 दिन के बाद जब भी जरूरत है हमने उसको यूज कर लिया। बाकी जो 40 लाख बचे उस पर 6% के हिसाब से आपको एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ध्यान रखें, क्योंकि ये संभावनाएं हैं यदि आज 10 लाख की जरूरत है, 15 दिन के बाद फिर 10 लाख की जरूरत है, तो हो सकता है जिस दिन 15 दिन के बाद अगले 10 लाख की जरूरत होगी, हो सकता है क्योंकि मार्केट की बातें, इक्विटी मार्केट की बातें हैं, हो सकता है मार्केट उस दिन डाउनवर्ड मूवमेंट में, तो हो सकता है कि ये जो हम 67 लाख और 66 लाख की बातें कर रहे हैं उसमें 10-50,000 40,000 कुछ कम हो जाए। सो ट्राई टू कीप द रिडीम फुल अमाउंट जो 2-4-5 महीने में नीड है, एंड जितना यूज करना है यूज करें, बाकी फंड को कीप इन द लिक्विड फंड सो दैट एटलीस्ट यू कैन गेन, यू कैन अर्न एटलीस्ट 6, 5, 6 or around 7%